आज के इस दौर में जिस दौर में हम जीते हैं उस दौर का विश्लेषण बहुत जरूरी होता है और कई बार हम इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त गुजर जाएगा बिल्कुल सही है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे रख के वक्त गुजरेगा अगर तो बहुत समय लगेगा। हम लोग रशिया का उदाहरण देख रहे हैं। मैं उस समय मैं जब गया था रूस, उस समय सोवियत संघ था। मेरे सामने सोवियत संघ 15 हिस्सों में टूटा, बिखरा। 70 साल का जो वहां कम्युनिज्म था उस शासन का अंत हुआ। रशिया में एक डेमोक्रेटिक सरकार आई और आज पिछले 98 से मेरे सामने व्लादिमीर पुतिन सत्ता पर आसीन हुए थे और उनको बैठाया था उस सत्ता पे उनसे पहले बोरिस एल्सिन ने, जो वहां के राष्ट्रपति थे। और बोरिस एल्सिन के बाद ये बैठते हैं, खुद लेके आते हैं, बोरिस एल्सिन इनको बैठाते हैं और आज तारीख 28 दिसंबर 2025 आज भी सत्ता पर वही काबिज हैं, पुतिन साहब काबिज हैं। पीछे आप याद कीजिए, चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं शी जिनपिंग कब से काबिज हैं। आप याद कीजिए अभी पिछले दिनों नॉर्थ कोरिया का जिक्र आता है, वो कब से हैं। तो ये धीरे धीरे उस दिशा में, अगर 10 साल कुछ नहीं हुआ, 10 से 15वें साल में हम जा रहे हैं प्रफुल्ल जी। 10 से 15 यानी 24 से 29 में भी मोदी का शासन है। मध्यावधि की कोई बात यहां नजर नहीं आ रही है, और अगर मध्यावधि की बात भी आती है तो उससे पहले चुनाव। मैं जिस दिशा में लेके जाना चाहता हूं इस चर्चा को, न्यूज पॉइंट को, जरा उसको आप सब हमारे तमाम सुधीजन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि एक पॉइंट और रखता हूं आप लोगों के सामने। अमलेंदु जी आपके पास आता हूं, फिर आप तमाम साथियों के बीच आता हूं, फिर प्रेम कुमार जी, जैसे हम लोग क्रमवार चल रहे हैं। राहुल गांधी ने 3 एक्सपोज किए, 3 बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की और तीनों में एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम सब कहा। उन्होंने सीधे चुनाव की चोरी का आरोप लगाया। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर 1300 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर की यात्रा कर बैठे वोट चोरी के खिलाफ। बिहार चुनाव से पहले अमलेंदु जी, सबको हमने कवर किया। एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, इसी जो चुनाव का जो प्रोसेस, उसमें सबसे बड़ा जो यंत्र है, तंत्र है, वो है ईवीएम। इसके खिलाफ ढेर सारी याचिकाएं, दलीलें, उन दलीलों को हमने शुद्ध हिंदी में, आम बोलचाल की भाषा में उसको लाइव किए। सब कुछ हमने देखा। आज भी हम दिन में ब्रेकिंग न्यूज में उसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन मुझे यह बताइए कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता, सदन में, लोकसभा में, अपनी पार्टी में भी एक कद्दावर नेता, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, लगभग 8000 10,000 किलोमीटर चलने वाला नेता, क्या उस नेता के इन 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस देश में माहौल बदला? इस देश में उन्हीं की पार्टी, कांग्रेस के काफी साथी जो हैं इस कार्यक्रम को सुनते हैं, क्या उन लोगों ने वोट चोरी के खिलाफ, राहुल गांधी ने जो हरियाणा में वोट चोरी हुई, जो वहां कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट चोरी हुई, जो उधर महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, इसके बारे में जो खुलासा किया था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश हुई? आज मनरेगा की बात हो रही थी कल CWC में। देश में आंदोलन करेंगे मनरेगा के खिलाफ, लेकिन देश में क्या वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन होने जा रहा है? इसका कोई जिक्र आया? इस पे कोई आगे आंदोलन होने जा रहा है? मेरी जानकारी में उतनी, हो सकता है कि मेरी जानकारी सीमित हो, लिमिटेड हो, और आप लोगों के पास जानकारी हो तो आप लोग बताइए। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें, क्योंकि आपको एक आंदोलन उस दिशा में ले जाके, और आज की तारीख में आपके पास एक और उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने संविधान बचाओ के नाम पर इनको 240 सीटों पे आपने रोक दिया, वोट चोरी के बाद भी, जबकि आज एसआईआर में लगभग 5 करोड़ वोट ऑलरेडी कट चुके हैं। अलग अलग राज्यों के देखें तो 5 करोड़ से ज्यादा वोट कट चुके हैं। 10, 12, 15 करोड़ वोट काट देंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि हमारी चुनी हुई सरकार है, तो कौन मानेगा कि आपकी चुनी हुई सरकार है? इतने अंतरों से तो वोट आप जीत कर चले आते हैं। और आज ही आपने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आपने देख ली अमलेंदु जी, उस रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट से ही जिक्र, इस चर्चा की शुरुआत कीजिए आप अपने वक्तव्य की। और यहां पर डीडुप्लीकेशन की जो बात होती है, किस ढंग से वोट काटे जा रहे हैं, किस ढंग से अपने वोटर्स को रखा जा रहा है, ये जो खेल है, इस खेल का अंत आखिर कौन करेगा?
इस खेल के अंत के लिए किसी ना किसी को तो बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे अलग अलग धर्मों की बात कीजिए, हर धर्म में ऐसे ही तो होता है। हर धर्म की किताब में आप चाहे बाइबल पढ़िए, आप चाहे रामचरितमानस पढ़िए, चाहे आप कुरान शरीफ पढ़िए या और भी दूसरे धर्मों के, सब जगह तो अगर सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय, यही तो बताया गया है ना। ये तो फिलॉसफी है, जीवन का सार यही है। और इस पॉलिटिक्स में भी तो वही फिलॉसफी काम करती है, हमारे लाइफ में भी तो वही फिलॉसफी है। तो ये अगर उस दिशा में कोई आगे नहीं बढ़ेगा, उस दिशा में किसी आंदोलन को खड़ा कोई नहीं करेगा, तो फिर राज करते रहिए। फिर चल रहा है रशिया में, चल रहा है चाइना में। अमलेंदु जी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव जी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट बहुत खतरनाक जो है वो संकेत देती है कि किस तरीके से एसआईआर के जरिए एक बड़ी जो है जिसको विपक्ष जो है वोट डकैती भी कह रहा है, बहुत से लोग, अखिलेश यादव मुझे ध्यान पड़ता है उसको वोट डकैती कह रहे हैं, कि ये सब हो रहा है। इसके लिए उस पर किस तरीके से आया है वो सब सामने आया है। राजीव जी, आपने जो जहाँ से बात शुरू की कि राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसके बाद क्या वो आंदोलन कहीं दिखाई पड़ता आगे बढ़ता हुआ, तो दिग्विजय सिंह को लेकर जो उड़ा मीडिया राजीव जी, तो दिग्विजय सिंह यही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो करते हैं, जो उन्होंने मेहनत की, उसके बाद आगे संगठन कितना आगे बढ़ाता है, ये जिसको मीडिया ने दूसरी तरीके से उड़ाया, वो ठीक है, मीडिया ने जिस तरीके से उड़ाया, लेकिन दिग्विजय सिंह का कहना यही है कि भाई अगर ऊपर से कोई नेता, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो है और कांग्रेस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता, वो 3 बड़े खुलासे करता है और धमाकेदार वो चीज़ें हैं, उसके बाद भी वो जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए था, तो वो बढ़ता वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट जो राजीव जी, वो राहुल गांधी के दावों पर मोहर लगाती हुई दिखाई पड़ती है। हम लोगों ने राजीव जी एसआईआर पर जो बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसको पल पल की खबर जो थी कि क्या क्या दलीलें चल रही हैं, कौन क्या दलील दे रहा है, वो सब हम लोगों ने उसको लाइव किया है। फाइनल हियरिंग होगी, उसको भी हम लोग लाइव करेंगे। और उसमें राजीव जी हम लोगों ने भी बताया था कि चुनाव आयोग के वकील जो थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो 2023 तक काम करता था, चूंकि वो उसमें खामियां हैं, इसलिए हम उसको बिहार में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और एसआईआर में उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये उनका दावा था। और राजीव जी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के बाद 8वें दिन चुपचाप जो 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, वहां वो डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लागू कर दिया गया, बिना किसी मैनुअल के, बिना किसी जानकारी के। बीएलओ ने जब ऐप खुला तो मालूम पड़ा वो सॉफ्टवेयर उसमें डाउनलोड है और काम कर रहा है, जिसे आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसमें डिफेक्ट है, वो गलतियां कर रहा है। आपने 8 दिन बाद आपने उसको अप्लाई कर दिया और आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उस ऐप की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब एसआईआर की जब घोषणा की गई तो ज्ञानेश कुमार जी ने भी कहा कि डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई जो एसआईआर का फॉर्म भरेगा उसे मालूम है कि अगर वो 1 की बजाय 2 फॉर्म भरेगा तो उस पर सजा होगी, तो इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब ज्ञानेश कुमार जी ये कह रहे थे तो आपने क्यों उसको फिर लागू कर दिया? तो ये बड़ा सवाल उठा। अब उसके पीछे घपला क्या है, वो रिपोर्ट जो है राजीव जी ये बताती है उस घपले को। घपला ये है उस सॉफ्टवेयर के पीछे कि वो सॉफ्टवेयर अपने मन से काम कर रहा है और जो उसको बताया जा रहा है वो किया जा रहा है, और एल्गोरिथम उसका रोज चेंज हो रहा है, बिना बताए चेंज हो रहा है, नियम रोज जो है अपने आप बन रहे हैं। ये सारी चीजें उसमें निकल कर आई हैं। और क्या हो रहा है कि जिसको हटाना है उसको सॉफ्टवेयर अपने आप हटा दे रहा है, जिसको रखना है उसको रख रहा है। बिहार में भी राजीव जी जो खेल हुआ है वो वोटर डिलीशन का तो हुआ ही, लेकिन वोटर डिलीशन का खेल कम था, वोटर एडिशन का खेल ज्यादा था। और ये सुप्रीम कोर्ट मांगता रह गया कि भाई आपने जिन लोगों को भर्ती किया है नया, आपने किनको भर्ती किया वो लिस्ट तो दे दो। सुप्रीम कोर्ट में आज तक वो चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। तो असली खेल जो है राजीव जी वो डिलीशन के साथ साथ एडिशन का भी है। तो ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरीके से यानी चिन्हित करके वो डिलीट किए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर आता है। तो ये एक बहुत खतरनाक संकेत है। 3,87,00,000 वोटर जो हैं वो काटे जा चुके हैं 11 राज्यों में। लगभग 95 लाख के आसपास जो हैं वो ये बताया जा चुका है कि इनकी 2003 से मैप नहीं कर रहा है, यानी वो नाम अलग हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ नाम जो है वो हटाए जाएंगे, लगभग ये आ चुका है। अगर वो 3 करोड़ भी और जोड़ दिए जाएं तो यानी कि लगभग राजीव जी 3 करोड़ 70 लाख और 3 करोड़ के आसपास ये
6,70,00,000 और अगर 90 लाख वो भी मान लीजिए, यानी कुल मिलाकर 7.5 से 8 करोड़ के बीच आपने सीधे सीधे अभी काट दिए। और उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें फिर आप काटेंगे। तो ये घपले जो किए जा रहे हैं, तो ये साफ तौर पर अपने मन की मतदाता सूची बनाई जा रही है, ये वो रिपोर्ट कहती है। और वो रिपोर्ट जो है राजीव जी, उन लोगों ने, रिपोर्टर्स कलेक्टेड के लोग जो हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में BLOs के साथ जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। और जो उनका ऐप था, उस ऐप की उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। ये उनका दावा है कि उनके पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। और उसमें उन्होंने देखा कि कैसे जो है रोज एल्गोरिदम उसका बदल रहा है और किस तरीके से वो काम कर रहा है, बिना किसी सूचना के उसका प्रक्रिया बदल जाती है। एक जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, जो अक्सर DM होते हैं, कई जिलों में कलेक्टर होते हैं, उन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये जो हम जैसे ही उसको लॉगिन करते हैं, मालूम पड़ता है कि नियम बदल गए, आनंद फानन में रोज नियम बदले जा रहे हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ये कोई बिना किसी तैयारी के इसको लागू किया गया है और बहुत हड़बड़ी में सारे नियम लागू किए जा रहे हैं। अब है क्या मामला राजीव जी? मामला ये लगता है कि नियम इसलिए बदले जा रहे हैं कि अगर अपने काम की मतदाता सूची नहीं बन पा रही है, तो अपने काम की मतदाता सूची कैसे बनाई जानी है? मतलब पुतिन भारत में भी पैदा हो तो इसके लिए रास्ता कैसे तैयार हो? तो ये रास्ता SIR के जरिए तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। रिपोर्ट इसकी तरफ इशारा करती है। चुनाव आयोग से पूछा उन्होंने कि भाई आपने जो किया डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसकी क्या आपने प्रक्रिया है, ये क्या काम करता है, इसको आपने कैसे लागू किया, क्या इसका एल्गोरिदम है, क्या इसमें आपने नियम किए हैं, उसका जरा हमको जवाब दे दीजिए। आज तक कोई जवाब उसका नहीं दिया गया है। और राजीव जी, इंडियन एक्सप्रेस की भी एक और पहले खबर थी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी, न्यूज पॉइंट में भी और ब्रेकिंग में भी चर्चा की थी कि वो खबर ये आई थी राजीव जी कि किस तरीके से व्हाट्सएप पर ही SIR जो है वो सैंक्शन हो गया। व्हाट्सएप पर संदेश गया, तीनों मतलब जो चुनाव आयुक्त थे, व्हाट्सएप पर ही उनकी सहमति सब आ गई। सुखबीर सिंह संधू जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे ही अपना डिसेंट नोट दे दिया कि ये जो उसमें नागरिकता जांचने का काम है, ये ठीक नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। ये उनका डिसेंट नोट था और किसी का भी नाम वैध मतदाता उसका कटना नहीं चाहिए, ये उनका डिसेंट नोट था। उनके डिसेंट नोट के बाद SIR व्हाट्सएप पे ही सैंक्शन हुआ और आधा अधूरा जारी हुआ और उसमें सेमी कॉलम के बाद वाक्य अधूरा था। तो यानी ये सब आया। तो ये राजीव जी एक बड़ा आया। अब जो राजीव जी आपका महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या मोदी BJP को, इसको कांग्रेस को खत्म कर पाएंगे और क्या कांग्रेस टक्कर ले पाएगी? मुझे लगता है राजीव जी की तैयारियां हो रही हैं, ठीक है, बहुत से इस तरह पर तैयारियां हो रही हैं। राहुल गांधी गए थे बिहार, वहां भी उन्होंने कहा था कि हम कोई वोट नहीं कटने देंगे। अपने प्रयास थे राहुल गांधी के, लेकिन वोट कटे। लेकिन ये लड़ाई है, जाहिर सी बात है, और लड़ाई लड़ी जाती रहेगी। अब इसका मतलब राजीव जी एक चीज ये समझ में आती है कि जो सांप्रदायिकता का मुद्दा जिसको कहा जाता है, वो सांप्रदायिकता का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि शायद उससे काम नहीं हो रहा, तभी SIR का जो काम जो है ये इसके जरिए की कोशिशें की जा रही हैं, ये समझ में आता है। बाकी जहाँ तक वैचारिक लड़ाई का सवाल है सांप्रदायिकता के खिलाफ, और ये हमेशा से रहा है। और अच्छा, हम बीच में इतिहास की बात कर रहे थे प्रफुल्ल जी, तो A.O. ह्यूम जो थे वो एटा के नहीं इटावा के DM रहे थे, और 1857 की जब क्रांति हुई तब इटावा के ही DM थे। 10 साल रहे, एटा के नहीं इटावा के रहे थे, तो वो A.O. ह्यूम। तो ये राजीव जी चला आ रहा है। तो और जेम्स मिल जो हैं वो इतिहासकार हुए और उन्होंने सबसे पहले विभाजन किया कि हिंदू काल और मुस्लिम काल, यानी वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद फिर बंग भंग सब हुआ, 1817 में उनकी किताब आई, वहाँ से सब शुरुआत हुई। उसके बस पहले हमको कोई सांप्रदायिक दंगे का इतिहास भी भारत में नहीं मिलता है, दंगे भी सब बाद में शुरू हुए। तो ये राजीव जी कांग्रेस जब से बनी है उसके बाद से बहुत से मामलों में आर्थिक नीतियों पे कांग्रेस और भाजपा की कई बार जो है एक सी लाइन मालूम पड़ती रही है, लेकिन एक मसला जो है उस पर दोनों कभी एक नहीं दिखाई हुई है, और वो है सांप्रदायिकता का मसला। कांग्रेस हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ी रही। कांग्रेस का हमेशा मत रहा आइडिया ऑफ इंडिया। कांग्रेस की जो आज़ादी की लड़ाई थी वो भारत को बनाने की लड़ाई थी। भारत कैसा हो, एक सक्षम भारत हो, समाज के आखिरी पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उस तक जो है शासन जो है वो पहुंचे, ये उसका हमेशा लक्ष्य रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी भी समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना नहीं रहा, और ये हमेशा इसी ध्रुवीकरण पर काम करते रहे। ये जिस संगठन से आते हैं उस संगठन के लोग भी इसी पर काम करते रहे राजीव जी, ये एक अंतर है।